हेलो दोस्तों, 21 दिसंबर 1988 की शाम को एक आम पैसेंजर फ्लाइट पैन एम फ्लाइट 103 अपने निर्धारित समय पर लंदन शहर के हीथ्रो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाली थी। अपने पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से यह फ्लाइट लगभग 7 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। यह एक बोइंग 747 प्लेन है जिसमें 243 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स समेत कुल 259 लोग सवार हैं। प्लेन में मौजूद ज्यादातर लोग अमेरिकन हैं जो क्रिसमस के ठीक पहले अपने घर वापस लौटने के लिए काफी खुश हैं। यह फ्लाइट शाम के 6:25 पर लंदन से टेक ऑफ करती है। कुछ ही देर में यह प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी लगभग 31,000 फीट ऊपर पहुंच जाता है। प्लेन के पायलट लगातार कंट्रोल टावर से संपर्क बनाए रखते हैं। अभी तक प्लेन में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन टेक ऑफ के ठीक 38 मिनट बाद लगभग 7:03 पर प्लेन में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस वक्त यह प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर था। इस ब्लास्ट की वजह से प्लेन में मौजूद 259 पैसेंजर्स तत्काल ही मारे जाते हैं। उस समय प्लेन स्कॉटलैंड के लॉकरबी शहर के ऊपर था, जो अटलांटिक ओशन के काफी नजदीक है। लॉकरबी शहर के लोग जब अपने घरों से बाहर आते हैं तो पहले उन्हें यह नजारा काफी सुंदर लगता है। उन्हें लगता है कि यह कोई तारा या एस्टेरॉयड है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ में आ जाता है कि यह उनकी मौत का संकेत है। अब आग में लिपटा हुआ प्लेन का मलबा लॉकरबी शहर के ऊपर गिरने लगता है। 7 बजे के समय जब लोग पार्क में टहल रहे थे, कुछ लोग अपने घरों में होते हैं और कुछ अपने दफ्तरों में। जहां जहां प्लेन का मलबा गिरा वहां लोग मारे गए। लॉकरबी शहर के कुल 11 लोग भी इस हादसे में मारे गए। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि यह ब्लास्ट हो गया। क्या किसी दुश्मन देश की मिसाइल ने इसे अपना शिकार बना लिया, या फिर प्लेन में कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया? आइए जानते हैं पैन एम फ्लाइट 103 की पूरी कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1986 में लीबिया देश से। उस समय लीबिया देश में मुअम्मर गद्दाफी का राज था। कहने को तो मुअम्मर गद्दाफी लीबियन आर्मी में कर्नल था, लेकिन उसके पास राजनीतिक पावर थी क्योंकि वह इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका था। इसलिए लीबिया देश उसी के हिसाब से चलता था। अब आप ये सोचेंगे कि ये कर्नल ही तो था, इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? लेकिन नहीं, क्योंकि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट करते थे और उनके राज में आतंकवादी लीबिया देश में बैठकर बड़े बड़े टेरर अटैक्स को प्लान कर सकते थे। मतलब आप ये मान सकते हैं कि लीबिया देश की आर्मी भी इन टेरर ग्रुप्स की मदद करेगी, चाहे आर्मी सच में उनकी मदद करना चाहे या नहीं। लीबिया के इस टेरर रिलेशन के बारे में अमेरिका को पता चल चुका था, और ये भी कि इस सब के पीछे गद्दाफी का सपोर्ट है। लेकिन अमेरिका सीधा जाकर लीबिया देश पर हमला भी नहीं कर सकता था। फिर 5 अप्रैल 1986 के दिन बर्लिन शहर किला बैले नाइट क्लब पर बमबारी की जाती है, और इस बमबारी में लीबिया देश के 2 एजेंट्स का हाथ होता है। ये नाइट क्लब यूएस मिलिट्री पर्सनल के लिए एक काफी पॉपुलर जगह थी। इस बमबारी में यूएस के 2 सर्विसमैन मारे जाते हैं और कुछ सिविलियंस भी घायल हो जाते हैं, जिसके बाद अमेरिका लीबिया के खिलाफ ऑपरेशन एल डोराडो कैनियन लॉन्च कर देता है। 15 अप्रैल 1986 यानी बर्लिन में हुए हमले के ठीक 10 दिन बाद अमेरिका लीबिया देश की चयनित जगहों पर एयर स्ट्राइक कर देता है। ये ऐसी जगहें होती हैं जहां टेरर ग्रुप्स के मौजूद होने का चांस सबसे ज्यादा था। इन जगहों में गद्दाफी का रेजिडेंशियल कंपाउंड और मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी शामिल थे। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक में कई सारे बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस एयर स्ट्राइक के चलते लीबिया देश के कुछ मिलिट्री के बुनियादेश और सिविलियंस मारे जाते हैं, जिनमें गद्दाफी की बेटी भी मारी जाती है। हालांकि उसकी ये बेटी एडॉप्टेड थी, लेकिन दुर्भाग्यवश गद्दाफी इस हमले में बच जाता है और अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक ज्यादा सफल नहीं रहती। अब गद्दाफी प्लान बनाने लगता है कि कैसे अमेरिका से बदला लिया जाए। अपनी सोल्जर्स और अपनी बेटी की मौत का पूरे 2 साल तक प्लानिंग करते रहने पर भी उसे कोई तरीका नहीं समझ आता कि आखिर कैसे वो अमेरिका से बदला ले, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश से दुश्मनी मोल लेना पागलपन भरा कदम है। इसके बाद गद्दाफी एक लिबियन इंटेलिजेंस ऑफिसर अल मेग्राही को अपने इस मिशन में शामिल कर लेता है और अमेरिका से बदला लेने के लिए ये पैन एम फ्लाइट 103 को निशाना बनाते हैं, क्योंकि पैन एन यानी पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज उस समय की एक हाई प्रोफाइल एयरलाइन कंपनी थी, और इस कंपनी की फ्लाइट को अटैक करने पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता उन देशों पर जो खुद को सुपर पावर मानते हैं। अब 21 दिसंबर 1988 की सुबह माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टोनी गॉसी नाम का एक बिजनेसमैन फ्रैंक पफर्ड जाने वाली फ्लाइट का वेट कर रहा होता है।
इस व्यक्ति के हाथ में एक सूटकेस भी होता है जिसके अंदर बम है। अपनी फ्लाइट का टाइम होने पर टोनी गॉसी नाम का ये व्यक्ति लगेज काउंटर की तरफ बढ़ता है जहां इसके सूटकेस की स्क्रीनिंग की जाती है और इसे प्लेन में जाने के लिए अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर उसके सूटकेस में बम था तो एयरपोर्ट पर हुई सुरक्षा स्क्रीनिंग में इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? इसके पीछे का कारण है सेम्टेक्स। सेम्टेक्स एक तरह का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जिसे RDX यानी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव और पीटियान यानी पेंटाराइट्रिटोल टेट्रानाइट्रेट के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है। इसे आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसी प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल इस बम को बनाने में किया जाता है, जिसे तोशिबा कंपनी के एक रेडियो कैसेट प्लेयर में छुपा दिया जाता है और फिर सूटकेस में रखा जाता है। ये काम लिबियाई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का होता है जो बम बनाने जैसे कामों में माहिर होते हैं। और क्योंकि उस समय की सुरक्षा आज के जितनी एडवांस्ड नहीं थी, इसी कारण से ये सूटकेस एयरपोर्ट की सुरक्षा स्क्रीनिंग को आसानी से पार कर लेता है। अब ये फ्लाइट सुबह 10:50 पर फ्रैंकफर्ट में लैंड करती है। यहाँ से लंदन तक जाने के लिए एक और फ्लाइट होती है जो लगभग 1.5 से 2 घंटे में लंदन पहुँच जाती है। यहाँ पैसेंजर्स के लगेज की कोई सिक्योरिटी स्क्रीनिंग नहीं की जाती, ये सोचकर कि माल्टा के एयरपोर्ट पर इनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक बहुत बड़ी गलती होती है। एक बार फिर टोनी गॉसी लंदन जाने वाले प्लेन में पहुंच जाता है। लगभग 2 घंटे में ये फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जिसके बाद यहाँ भी वही गलती दोबारा की जाती है। न्यूयॉर्क जाने वाले पैसेंजर्स का लगेज को प्रॉपर स्क्रीनिंग किए बिना ही प्लेन में लोड कर दिया जाता है, जिसके बाद टोनी गॉसी नाम का ये व्यक्ति एयरपोर्ट से गायब हो जाता है। प्लेन के कार्गो होल्ड में रखा हुआ बम अपने टाइम पर सेट है। अब ये फ्लाइट अपने निर्धारित समय यानी शाम को 6:25 पर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। कुछ ही देर में ये प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 31,000 फीट पर पहुंच जाता है। उधर लगेज के साथ रखा हुआ बम कुछ ही मिनटों में फटने वाला था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स मौजूद थे, जिनमें पहले थे 58 वर्षीय कैप्टन जेम्स H. मैक्वेरी, जो 22,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स पूरे कर चुके थे और इन्हें 747 प्लेन उड़ाने का बहुत अनुभव था। इसी कारण से ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पायलट थे। दूसरे थे 55 वर्षीय विलियम C. बिल मैकनायर, जो अपने 11,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स पूरे कर चुके थे। दोनों पायलट्स पैन अमेरिकन एयरलाइंस के साथ काफी लंबे समय से थे। इतने ज्यादा एक्सपीरियंस के कारण ये फ्लाइट भी उनके लिए एक सामान्य फ्लाइट की तरह थी। प्लेन कंट्रोल टावर से लगातार संपर्क में था। फिर इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने के ठीक 38 मिनट बाद यानी 7:03 पर प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। प्लेन में मौजूद किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। इस फ्लाइट में 243 पैसेंजर सवार थे, जिनमें 100 नाभीय अमेरिकन, 43 ब्रिटिश, 27 जर्मन, 6 जापानी और 1 केन्या देश का पैसेंजर था। प्लेन के रडार से गायब होते ही कंट्रोल टावर में हड़कंप मच जाता है और इस प्लेन का मलबा स्कॉटलैंड देश के लॉकरबी शहर के ऊपर गिरने लगता है, जिससे वहां के 11 लोग मारे जाते हैं। इस हादसे के तुरंत बाद स्कॉटलैंड की लोकल पुलिस और US तथा ब्रिटेन की इन्वेस्टिगेशन टीमें क्रैश साइट पर पहुंचती हैं। प्लेन के मलबे की जांच करने पर उसमें बम के अवशेष मिल जाते हैं, जिनमें एक सर्किट बोर्ड और सूटकेस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसके बाद सभी को इस बम के बारे में पता चलता है। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए ये पता करना बहुत मुश्किल था कि आखिर ये बम प्लेन तक कैसे पहुंचा। इसका जवाब भी फॉरेंसिक रिपोर्ट से जल्दी ही मिल जाता है। बम के बचे हुए अवशेषों से पता चलता है कि ये लीबिया में बना है, लेकिन अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती थी कि लीबिया ने ही ब्लास्ट करवाया। इसके बाद फ्लाइट 103 के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जानकारी निकाली जाती है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है टोनी गॉसी के बारे में, जो एक ऐसा पैसेंजर था जिसका लगेज तो प्लेन में था, लेकिन वो खुद नहीं था। बहुत लंबी जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों को पता चलता है कि टोनी गॉसी नाम का ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक लीबियन इंटेलिजेंट ऑफिसर अब्देलबासित अल-मेग्राही था, जिसके बाद लीबिया को इस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार मान लिया जाता है। लेकिन उस वक्त लीबिया मना कर देता है कि उनका इस बदअछम ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं है। यूके और US की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद 1991 में यानी इस ब्लास्ट के 3 साल बाद अब्देलबासित अल-मेग्राही और लामिन खलीफा फिमाह को इस ब्लास्ट का जिम्मेदार मान लिया जाता है। लेकिन लीबिया इस बार भी इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है, जिसके बाद कई सारे देशों की जांच एजेंसियां साथ मिलकर इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन को जारी रखती है और इन्हें बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। इन सबूतों की मदद से
ये साबित हो जाता है कि लीबिया ने ही ये ब्लास्ट करवाया है। बहुत लंबी तहकीकात के बाद 5 अप्रैल 1999 यानी इस ब्लास्ट के लगभग 11 साल बाद अब्देलबासित अल मेग्राही को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ के बाद अल मेग्राही को साल 2000 में एक स्कॉटिश कोर्ट जो कि नीदरलैंड्स में थी, वहां इससे ट्रायल पे रखा जाता है। ये ट्रायल कई महीनों तक चलता है, जिस बीच बहुत से ऐसे एविडेंसेस पेश किए जाते हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि अल मेग्राही ही इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। और 31 जनवरी 2001 को अब्देलबासित अल मेग्राही को 270 लोगों की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इस सजा में 27 सालों तक इसे पैरोल पर भी नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल जब किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसे लगभग 20 या 30 साल बाद जेल से रिहा कर दिया जाए, लेकिन तभी जब इन सालों में वो अपना व्यवहार अच्छा रखता है और उसे अपने किए का पछतावा हो। अब लीबिया देश के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता और अल मेग्राही के जेल जाने के लगभग 1.5 साल बाद लीबिया इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये ब्लास्ट उन्हीं ने करवाया था और लीबिया तैयार हो जाता है अपने किए की भरपाई करने के लिए, जिसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक लीबिया देश को इस ब्लास्ट के विक्टिम्स के परिवारों को कंपनसेशन देना होगा। लीबिया इस एग्रीमेंट को साइन कर देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे देशों के साथ उसके रिलेशन ठीक हो सके, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद लीबिया देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो चुकी थी। लीबिया के इस तरह अपने किए की भरपाई करने पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि पैसे दे देने से उन परिवारों के लोग वापस तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल जाती है। पर ये इंसिडेंट एयरलाइन हिस्ट्री का एक डेडलिएस्ट डिजास्टर बन जाता है, क्योंकि आमतौर पर प्लेन हादसों में लोग मरते तो हैं, लेकिन बहुत से लोग बच भी जाते हैं, जो बाद में कहानी सुनाते हैं कि वो लोग कैसे बचे। पर यहाँ तो आप जानते हैं क्या हुआ। इस घटना के बाद दुनिया भर के एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा एडवांस्ड किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। 20 अगस्त 2009 यानी अल मेग्राही को सजा मिलने के लगभग 8 साल बाद टर्मिनल प्रोस्टेट कैंसर की वजह से उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अल मेग्राही की इस तरह जेल से रिहाई पर विक्टिम्स के परिवारों में नाराजगी का माहौल था। इसके जवाब में स्कॉटिश गवर्नमेंट का कहना था कि डॉक्टर्स के मुताबिक उसके पास सिर्फ 3 महीनों का ही समय बचा था। रिहाई के बाद अल मेग्राही को लीबिया वापस भेज दिया गया और 20 मई 2012 को उसकी मृत्यु हो गई। अल मेग्राही के जेल से रिहा होने के बाद उसके इतनी लंबी उम्र जी लेने पर कई तरह की कंट्रोवर्सीज देखने को मिली, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके पास सिर्फ 3 महीनों का ही समय बचा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी पैन एम फ्लाइट 103 की। यह इस चैनल की दूसरी वीडियो है। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।